बच्चों पिछले लेक्चर तक हम लोग डायमेंशन का 4 यूज सीख चुके थे। मैं 4th यूज में 2 सवाल बताया था। सवाल बोले, एग्जाम्पल बोले, जो भी बोले। आज मैं 3rd एग्जाम्पल एक लिखा हूँ सवाल। उसमें कहता है गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोशन अंडर वाटर ऑक्सीलेट्स विथ ए पीरियड प्रोपोर्शनल टू P का पावर A, D का पावर B, E का पावर C। पीरियड मीन्स टाइम। हम क्वेश्चन जो दे रहा है T वेरीज P टू द पावर A, D टू द पावर B, E टू द पावर C। इस क्वेश्चन की इतने लिटरेचर से बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं होना, लेकिन जो कह रहा है कि पानी के अंदर बुलबुला एक्सप्लोशन के कारण फॉर्म किया और वह ऑक्सीलेट करेगा, उसका पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन 3 फैक्टर पर निर्भर करेगा, प्रेशर पर, डेंसिटी पर और एनर्जी पर। तो वही फार्मूला दिया हुआ है और ABC का वैल्यू कहता है निकालने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो मेरे बच्चों पहले तो हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो फार्मूला लिख दिए। T बराबर समथिंग कांस्टेंट, P टू द पावर ए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, कांस्टेंट लिख दिए, D का पावर B, E का पावर C, वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अगर इसका डायमेंशन होगा तो हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। तो यह लिमिटेशंस में आ जाएगा कि हम लोग इसे कांस्टेंट का जिसका डायमेंशन होगा उसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं ना डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन होता ही नहीं है, तो इस फार्मूला में ओमिट भी कर सकते हैं। अब हम लोग सबका डायमेंशन आना चाहिए। किसका डायमेंशन आना चाहिए बच्चों? टाइम पीरियड, तो T, प्रेशर, सारे बच्चे को प्रेशर का डायमेंशन कितनी बार हो चुका है इस 5 लेक्चर के पिछले 5 लेक्चर में, तो ml-1 T-2, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम ml-3, एनर्जी ml2 T-2, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, जो एनर्जी बोलेंगे वह एनर्जी का फार्मूला होगा डायमेंशनल फार्मूला ml2 T-2। तो सब फार्मूला लिख देंगे और इक्वेट करेंगे प्रिंसिपल होमोजेनिटी के आधार पर। तो देखो कैसे लिखा जाता है। लिखने का तरीका सिर्फ मैं बोला बोर्ड के एग्जामिनेशन के व्यू से, और नहीं तो डायरेक्ट हम लोग लिखते चलते, डायमेंशन बर लिखते, पुट करते, इक्वेशन सॉल्व करते, आंसर देते। बाय यूजिंग डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, different physical quantities in equation 1। this is equation 1। LHS में टाइम तो m0 L0 T, RHS में पहला K का डायमेंशन लेस है तो m0 L0 T0 लिखे, नहीं भी लिखते तो चलता। प्रेशर का डायमेंशन तो ml-1 T-2 होल का पावर A, फिर डेंसिटी ml-3 होल का पावर B, और थर्ड है एनर्जी तो मल्टीप्लाइड में ml2 T-2 होल का पावर से। अब इसको हम लोग क्या करें, मास वाले को एक साथ, लेंथ वाले को एक साथ, टाइम वाले को एक साथ। मास 0 A B C, तो A प्लस B प्लस C, फिर L 0 माइनस A, फिर -3B प्लस 2C, और T का पावर -2A, -2 था होल का पावर A, तो -2A यहाँ है नहीं, B वाला है नहीं, T का पावर -2C, तो -2C। इतना आप सजा दिए। अब दोनों तरफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मेरे बच्चों मास का पावर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, लेंथ का पावर बराबर होना चाहिए, टाइम का पावर बराबर होना चाहिए, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर आगे की बात करते हैं। इक्वेशन है ना सॉल्व करेंगे और वैल्यू आ जाएगा। वो तो आपका इक्वेशन सॉल्व करना मैट्रिक के अंदर का अलजेब्रा हो गया, और प्रैक्टिस से उसको क्या करेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे।
चले आगे। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जीरो, मास का पावर वहाँ ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। फिर दूसरा इक्वेशन में लेंथ का पावर माइनस ए माइनस 3b प्लस 2c बराबर जीरो। फिर तीसरा में एंड माइनस 2a माइनस 2c बराबर 1, ए प्लस सी बराबर -1/2। इसका वैल्यू इसमें पुट करें, इस दोनों के इक्वेशन से आप सॉल्व करके आपको खुद निकालना है इसका वैल्यू, लेकिन मैं कोशिश करूं थोड़ा सा। ए प्लस सी बराबर -1/2, तो क्या हो जाएगा इस दोनों इक्वेशन से, इसको हम लोग क्या कर दें 1 कर दें, इसको 2 कर दें और यह 3। फ्रॉम 1 and 3 b बराबर 1/2 प्राप्त होगा, b बराबर -a माइनस सी और a प्लस सी बराबर 1/2। यहीं पर रख देते a प्लस सी बराबर -1/2, तो b बराबर 1/2 निकल गया। एक काम हो चुका हमारा। अब इस फॉर्मूला में 2 और 3, 2 में b बराबर 1/2 रख दे। नाउ फ्रॉम 2 -a प्लस 2c माइनस 3b 3/2, तो -3/2, तो उधर राइट साइड ले गए तो +3/2। और यहाँ तीसरा इक्वेशन क्या है, a प्लस सी बराबर -1/2, यह फ्रॉम इक्वेशन 3। अब सॉल्व करना है, इस दोनों को जोड़ दिया जाए। a गॉन 3c बराबर 3/2 -1/2, तो 1, तो c बराबर 1/3। और जब b निकल गया c निकल गया तो a तो निकल ही जाएगा। फ्रॉम 1 a प्लस 1/2 प्लस c 1/3 बराबर 0, a बराबर यह 6 हो जाएगा और ऊपर में 3 + 2 -5/6। ऑप्शन में दिया रहे ए बी सी का वैल्यू तो मैच करा लेंगे कौन सही है। तो ए बराबर निकल कर आया -5/6। यहाँ तो क्वेश्चन का डिमांड था ए बी सी का वैल्यू निकालो। बी का वैल्यू 1/2 और सी का वैल्यू 1/3। इतना पुट कर दें इक्वेशन 1 में तो फार्मूला भी मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा यहीं तक है ना कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए बी सी का वैल्यू निकालो। कैसे निकाले, फोर्थ यूज है या डायमेंशन का। एक क्वांटिटीज़ को 3 क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस करके हम लोग ए बी सी निकाल के फार्मूला। तो इस तरह की बात को समझिए। एक सवाल और मैं बता लेता हूँ, तब लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, उसके बाद मैं डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ सिखाने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे। A force F, velocity V and time T are taken as fundamental quantities। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो अपने लोग पढ़े, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, इस सब को फंडामेंटल है ना। तो ये फोर्स, यहाँ पर फोर्स ले लिया, वो माना जाएगा कि कौन फंडामेंटल है। वास्तविकता नहीं है, फोर्स फंडामेंटल है, क्वांटिटी है नहीं, ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन लेते हैं है ना। तो फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट
मास एंड सेकंड एनर्जी बोल दे, एंड सेकंड एंड एनर्जी। मास का फॉर्मूला निकालना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम गेट। डायमेंशनल एनालिसिस से एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम गेट। सॉल्यूशन पहला के लिए मास को एक्सप्रेस करना है मेरे बच्चों। मास को m से लिख दें, मास फोर्स टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b और टाइम टू द पावर c। ए बी सी का वैल्यू निकाल लें, फार्मूला निकल जाएगा मास का। तो डायमेंशन का, तो यूजिंग इसको 1 कर ले, यूजिंग डायमेंशन ऑफ, लिटरेचर बस कॉपी में सजा लेना है। अभी बोर्ड 11th का या स्कूल का एग्जामिनेशन इस सब में लिखना है बस। आप बाद के एग्जामिनेशंस के लिए सीधे m बराबर इतना लिख कर डायमेंशन फटाफट लिखना है, टाइम को बचाना होगा। यूजिंग डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, इन इक्वेशन 1 वी हैव, मेरे बच्चों मास तो m होगा ही, लेकिन L0 T0 लिख देंगे। फोर्स का डायमेंशन कितना बार हो चुका है, अभी आपका शुरुआती लेक्चर सब है तब हो गया, और जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हर चैप्टर में आते रहेगा, करते रहेंगे हम लोग। फोर्स का डायमेंशन mLT-2 होल का पावर है, वेलोसिटी है v, वेलोसिटी का डायमेंशन मेरे बच्चों LT-1 होल का पावर b, टाइम के लिए t का पावर c। फिर वही काम करना है, मास वाले को एक साथ, लेंथ वाले को एक साथ, टाइम वाले को एक साथ लिखना है RHS में। तो मास का पावर a हो गया, लेंथ का पावर a, लेंथ का पावर b, बस इधर है नहीं लेंथ, t टू द पावर -2a -b +c, इतना हो गया। अब इक्वेट करेंगे हम लोग, बार बार बोलते हैं फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स विल बी सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, LHS में मास का पावर 1 है तो a बराबर 1 आएगा। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a बराबर 1, पहला काम हो चुका। a प्लस b बस बराबर 0, इसलिए b बराबर क्या होगा -a, वह b बराबर -1 के बराबर हो जाए, b भी निकल गया। अब क्या है, t बराबर अगेन t का पावर -2a -b +c बराबर 0। अब वैल्यू पुट कर दो भाई, a का वैल्यू 1 तो -2, b का वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, और +c बराबर 0। तो c बराबर क्या साबित हुआ, 1। तो इसलिए मास का फॉर्मूला क्या लिखोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b and c in equation 1, तो दिस मच m, फोर्स का पावर a, तो फोर्स a का वैल्यू अपने लोग निकाले 1, और दूसरा वेलोसिटी का पावर b, b का वैल्यू -1, और t का पावर c, और c का वैल्यू क्या निकाले 1, तो t, इतना हम लोग मास के लिए लिखेंगे। अब मैं आपको पहले भी बोला था कि चेक भी करना चाहिए, उससे भी आप एक तरह का नया एक्सरसाइज, इसको चेक करो कि सही है कि नहीं सही। तो मास तो है ही LHS में, RHS में क्या होगा, mLT-2, वेलोसिटी का LT-1 तो L-1 t इंटू t। अब बताओ, L का पावर 1 -1 0,
टी का पावर -2 और टी स्क्वायर 0, तो बराबर m आ जाएगा। तो क्या हो गया, यह सही है, इसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक आपको कॉन्फिडेंस के लिए कभी है ना घबराहट होने लगे कि हम बना पाए कि नहीं सही, तो उसको चेक करने का तरीका मैं बताया कि जो है उसका डायमेंशन लिख दीजिए, सब पुट कीजिए तो मास के बराबर आना चाहिए मेरे बच्चों। इसी तरह एनर्जी का फार्मूला लिखना हो, तो एनर्जी के फार्मूला में हम सेकंड सवाल में क्या करना चाहेंगे, यहाँ पर एनर्जी लिख देंगे और यही फार्मूला रहने देंगे। अब यूजिंग डायमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन इक्वेशन 1, मैं बदल रहा हूँ पिछले सवालों को, हो गया मेरा सवाल नंबर, इसका 2 पार्ट था, फर्स्ट पार्ट क्लियर है, कंप्लीट हो चुका है, समझ चुके हो मेरे बच्चों। अब उसी सवाल को मैं अब बदल रहा हूँ, तो एनर्जी का डायमेंशन लिखना है ml2T-2। अब RHS में तो यही रहेगा फॉर्मूला, अब इसको इक्वेशन बदल जाएगा, तो हम इसको यहाँ फिर सॉल्व कर ले। ये पहले सवाल का था, सवाल इसका पार्ट फर्स्ट का था, अब पार्ट 2 पर आ रहे हैं, इसी आधार पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पर ही निकाला जाएगा। तो अब तो क्लासरूम रहता तो हम आपसे करवाते, आप करते उसको क्लास में ही, लेकिन चला जाए। अब इससे आगे बढ़ा जाए। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ए बराबर 1 इक्वेट किए मास का पावर और इसका दोनों साइड में, फिर एल का पावर ए प्लस बी बराबर 2, तो बी बराबर क्या निकल कर आएगा, 2 - 1 तो 1, इस दोनों से मिलकर आ गया। अगेन लास्ट में मेरा बच्चा -2a -b प्लस सी बराबर -2, ए बी निकल चुका है, वैल्यू पुट कर दें, ए का वैल्यू 1 तो -2 हो गया, बी का वैल्यू 1 तो -1 और प्लस सी बराबर 2, तो सी बराबर क्या निकल कर आया, बी बराबर, एक मिनट मेरे बच्चों, बी का वैल्यू 1 रखे तो ठीक ही है, बी बराबर 1, बी बराबर 1, बी बराबर 1, ए प्लस बी बराबर 2, चलिए ठीक। सी बराबर कितना होगा बच्चों, सी बराबर निकल कर आया 5। अब इसको पुट कर दें, यहाँ -2a -b प्लस सी बराबर -2, यहाँ -2 होगा मेरा बच्चा, -2, और तब ये 5 नहीं, गलती हुई यहाँ माइनस से, या +3 और -2 तो कितना आ गया, सी बराबर 1, 3 - 2 1। अब पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A, B and C इन इक्वेशन 1, सेकेंड पार्ट का इक्वेशन 1 क्या होगा मेरा बच्चा, एनर्जी बराबर, तीनों का वैल्यू 1 1 1 1 आ गया, एफ भी टी एनर्जी का फार्मूला, फोर्स वेलोसिटी इनटू टाइम, निकाल के देख लीजिए, एनर्जी के बराबर आएगा। तो इतना बात समझ गए मेरे बच्चों, है ना, ई बराबर एफ भी टी, ये निकल गया फार्मूला, निकल गया मास का फार्मूला फोर्स वेलोसिटी टाइम के टर्म में, एनर्जी का फार्मूला फोर्स वेलोसिटी टाइम के टर्म। किसी 3 को फंडामेंटल मानकर हम लोग चौथा को ड्राइव कर सकते हैं, और लेकिन कुछ शर्त होगा, आगे मैं बताऊंगा कि किस 3 को फंडामेंटल लिया जा सकता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन में दे रहा है कि ये 3 फंडामेंटल है, फोर्स वेलोसिटी टाइम, तो हम लोग सवाल उसके आधार पर बना दिए। अब मैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन बता रहा हूँ, अब फिर इसको रोक रहा हूँ, आप सवाल जितना बनाएंगे उतना आपको आगे फ़ायदा महसूस होगा। तो अब लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, अब यूजेस की बात कर रहे थे, 4 यूज समझ गए, और जो जो कमी आया उसको लिमिटेशंस में डाल देंगे। तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस,
एनालिसिस मेथड। डायमेंशनलेस क्वांटिटी को डायमेंशनल मेथड से ड्राइव नहीं किया जा सकता है। मैं फार्मूला में लाया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशनलेस है, तभी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अगर वह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायमेंशन वाला होगा तो हम लोग उसको डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते। साइन कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता है मेरे बच्चों, लॉगरिथमिक क्वांटिटीज़ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला का कोई डायमेंशन नहीं होता है एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज़ का। तो वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग डायमेंशनली ड्राइव वैसे फार्मूला को जिसमें इस तरह का साइन कॉस टैन वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होगा, एक्सपोनेंशियल वाला क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होगा, लॉगरिथमिक क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग डायमेंशनल मेथड से चेक तो कर सकते हैं लेकिन ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो यह लिमिटेशंस है डायमेंशंस का। हम लोग एस बराबर यू टी डायमेंशन मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, एस बराबर ए टी स्क्वायर ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साइड में हो, दो चार फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला हो, तो उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से ड्राइव नहीं कर सकते। तो उसको एक लिस्टेड कर दिया हूँ मैं लिमिटेशंस को यहाँ पर बोर्ड पर, उसको आप राइट डाउन कर लो और समझा देता हूँ मैं फिर से इसको। तो ये 4-5 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। डायमेंशन होगा ही नहीं तो उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। अब ऐसा है ना, कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग या तो बाई एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे, बाई थ्योरी से निकालेंगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। और यह साइन कॉस टैन वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज़, लॉगरिथमिक क्वांटिटीज़ और क्या चीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को वाले फार्मूला को ड्राइव नहीं कर सकता है डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से। क्यों? तो ये ऑल आर डायमेंशनलेस। और इफ़ वन साइड ऑफ इक्वेशन कंटेन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ वी कैन नॉट यूज़ दिस मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस मेथड्स के द्वारा हम उसको भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले को चेक कर सकते हो, ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये ड्रॉबैक है, और भी ड्रॉबैक है, आप अपना लिस्टेड करते रहोगे उसको। अब फिर से मैं डायमेंशन लौट रख के आ रहा हूँ, डायमेंशन लिखना सिखा रहा हूँ, और ऐसा डायमेंशन जो 11th से ज़्यादा 12 में आपको काम देगा, मतलब वो फाइनल बाद के एग्जामिनेशंस में ही फ़ायदा कर सकता है, बाद के एग्जामिनेशंस में फ़ायदा करेगा। 12 में भी, बोर्ड के एग्जामिनेशंस में भी, और 12 के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल के एग्जामिनेशंस में बोला जा सकता है कि उसमें फ़ायदा करेगा, बहुत फ़ायदा करेगा, देखेंगे अभी। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अब वह टॉपिक, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़। मैं बोला था आपको पिछले क्लास लेक्चर में कि 10th वाला जो आप पढ़े हैं करंट है सब जितना भी, उसका फार्मूला सब कम से कम याद करके आना। तो याद होगा सारे बच्चे को, मैं इतना विश्वास करता हूँ कि आप जो बच्चे मेरे से लिंक है सब पिछले बातों को कॉपी भी कर लेते हैं और मेरी बात को फॉलो करते हुए उस बात को रिवाइज भी करते होंगे घर पर। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों वो डायमेंशन फिर से मैं लिखना सिखाना चाह रहा हूँ नए नए क्वांटिटीज़ का। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक क्वांटिटीज़। अब थोड़ी सी बात मेरी समझो कि फिजिक्स में हम लोग 3 तरह के फील्ड की बात करेंगे। पहला ग्रेविटेशनल फील्ड जो मास के कारण डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के कारण डेवलप करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज इन मोशन या चार्ज
जो करंट कंस्टिट्यूट करेगा, मतलब करंट के कारण। आप 10th में भी पढ़ के आए होंगे, है ना, कि कोई करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो मेरे बच्चों, और एक मैग्नेट वाला भी सुने हुए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि फिजिक्स में सामान्य तौर पर 3 फील्ड की बात करेंगे। पहला ग्रेविटेशनल फील्ड, जो मास के कारण डेवलप्ड होगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज के कारण होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज इन मोशन, चार्ज इनटू वेलोसिटी, करंट इनटू लेंथ या मैग्नेटिक पोल के कारण डेवलप होगा। तो मैं 3 फैक्टर बोलेगा, 3 फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड का फैक्टर मास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर पोल, करंट इनटू लेंथ या चार्ज इनटू वेलोसिटी, करंट एलिमेंट बोलेंगे आगे चल के 12th क्लास में। लेकिन अभी 3 फील्ड के लिए 3 फैक्टर हो गया। अब देखिए फील्ड में कैसे क्या हम फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे देंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसे देंगे, मैग्नेटिक फोर्स कैसे देंगे, तो सब की चर्चा करते चले जाएंगे। लेकिन मैं तुमको बताऊं, सबसे पहले फील्ड 3 तरह का हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और फैक्टर बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड का फैक्टर बोला मास। तो मास का डायमेंशन मेरा बच्चा m सबको आता है। चार्ज के लिए करंट इनटू टाइम, तो करंट इनटू टाइम के लिए करंट इनटू टाइम, चार्ज को करंट के टर्म में लिया है, करंट इनटू टाइम, AT बोलेंगे, IT भी बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक पोल, पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे, करंट एलिमेंट बोलेंगे, करंट इनटू लेंथ, AL बोलेंगे। चार्ज इनटू वेलोसिटी भी बोला जाता है। चार्ज इनटू वेलोसिटी के लिए भी क्या होगा, AL ही होगा। इसको हम लोग चार्ज इनटू वेलोसिटी भी बोलते हैं। जो भी फॉर्मूला हो इस तरह से रटना है। करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चों, करंट बराबर चार्ज बाई टाइम, चार्ज ड्राइव्ड क्वांटिटी है ना, लेकिन करंट फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया। अब चलो फील्ड, 3 तरह का फील्ड होगा। फील्ड का फॉर्मूला मैं बोल दूं, फोर्स बाई फैक्टर। अब ये रटो अभी फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे तो फोर्स बाई मास, फैक्टर के जगह मास हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो फोर्स बाई चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो फोर्स बाई पोल। तो 3 फोर्स का डायमेंशन सबको आता है ना। मैं यहीं पर लिख दूँ फोर्स का डायमेंशन ML_T-2, वर्क का डायमेंशन ML2T-2, रिवाइज हो रहा है इतनी बात। अब तुमको इसके आधार पर 3 फील्ड हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा मेरा बच्चा, ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स बाई मास ML_T-2 बाई मास के लिए ML_T-2, और फोर्स बाई मास एक्सेलरेशन भी होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर होगा मेरा, एक्सेलरेशन के बराबर। और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाई फैक्टर, फैक्टर के जगह चार्ज बोला जाएगा। फोर्स का डायमेंशन ML_T-2, चार्ज का AT क्या होगा बच्चों, ML_T-3 A इनवर्स। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट बोलोगे ना तो इसके आधार पर फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसका यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या चीज़, कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड, न्यूटन पर कूलम। इसकी दूसरी इकाई भी होती है वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब अलग से फिर मैग्नेटिक फील्ड में लिखा देता हूँ, इसी में जगह है, यहीं पर मैं लिखाने जाता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड आप बोलोगे फटाक
कि फोर्स बाय पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाय पोल, फोर्स के लिए MLT-2 और पोल के लिए AL, क्या होगा बच्चों MT-2 A इन्वर्स। इसका स्पेशल यूनिट होता है मेरा बच्चा, एक तो आप बोलोगे न्यूटन फोर्स के लिए और पोल के लिए AL एम्पियर मीटर, तो एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। इसी का दूसरा नाम है टेस्ला, कैपिटल T से यूनिट में लिखा जाता है टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और भी यूनिट बताएंगे और भी बात करेंगे, लेकिन इतना CGS यूनिट, इसका अलग यूनिट भी होता है एक, और गॉस भी बोलते हैं, है ना। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, तो गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की इकाई बोली जाएगी। तो ये पहले तो फील्ड के बारे में जान गए। फील्ड बराबर फोर्स बाय फैक्टर, ग्रेविटेशनल फील्ड बोले तो फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो फोर्स बाय चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड बोले तो फोर्स बाय पोल। यह लिखाने या रटाने का तरीका है अभी के क्लास में शुरुआती दौर में, या 12 में डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। जो हमारे 12 के बच्चे ये देख रहे होंगे तो वो समझेंगे कि 12 में अभी सर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक वो पहुंच गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको जो 11th के बच्चे हैं उसको टेक्निक के तहत, ट्रिक के तहत इसको याद रखना है, और डायमेंशन का सवाल आपको अभी से बनाना है। लेकिन 12 में और पढ़ लेने के बाद और सुविधा होगा। लेकिन अभी हम लोग जो कर रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, उसको फील्ड का फॉर्मूला जब भी आप पूछे तो फोर्स बाय फैक्टर, और उसमें बोलेंगे कौन सा फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे तो फोर्स बाय मास, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे फोर्स बाय चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे फोर्स बाय पोल। तुमको मास का डायमेंशन M आता है, चार्ज का डायमेंशन आज के डेट में AT, Q से भी बहुत सारे केस में लिखा जाएगा, और मैग्नेटिक पोल के लिए AL बोला जाएगा। तो इतना बात जान गए आप। यूनिट सब नया नया यूनिट सिखाएंगे, नया नया डायमेंशन सीखने जा रहे हैं। आगे मैं बढ़ाऊँ इसको आगे। सभी बच्चों को फोर्स का डायमेंशन आगे आता है, वर्क का डायमेंशन आता है, और आज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायमेंशन लिखना सीखे, यूनिट लिखना सीखे। हमने बताया मैग्नेटिक पोल AL, A फॉर एम्पियर और L फॉर मीटर, मतलब A एम्पियर से और L। इसका यूनिट अगर पोल स्ट्रेंथ का यूनिट बोले तो एम्पियर मीटर। 12 बोर्ड में पूछा हुआ, ये सब बोर्ड के लेवल में है ना, 4 ऑप्शन वाला में, कि पोल का, मैग्नेटिक पोल का यूनिट बताइए, तो क्या होगा एम्पियर इंटू मीटर। मैग्नेटिक पोल का डायमेंशन बोलिए तो AL, चार्ज का डायमेंशन बोलिए तो AT। याद रखने का चीज़ है ये सब, है ना, याद रखना। तो आज के डेट में नया फॉर्मूला, फील्ड बराबर फोर्स बाय फैक्टर। फैक्टर बोले तो समझ गए, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे तो मास, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो पोल। अब इसको मिटा लेते हैं, तब हम आपको और नया नया डायमेंशन सिखाते हैं बच्चों। इतना ही के आधार पर आपको आगे लेते चलते हैं हम आपको। पोटेंशियल, वर्क बाय फैक्टर। जिस तरह 3 फैक्टर बोले, 3 फील्ड हुआ, 3 पोटेंशियल होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब ये पोटेंशियल बोले तो फैक्टर हो जाएगा मास, तो वर्क बाय मास। यूनिट क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, जूल पर केजी। डायमेंशन तो लिख ही दोगे, mL2T-2/m, mm कौन, L2T-2। पिछले लेक्चर में हमको लगता है कि मैं लैटेंट हीट बताया था, डायमेंशन ऑफ लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। हीट बाई मास बोले थे। फिर वही mL2T-2, हीट का डायमेंशन, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी,
मास के लिए m, L2T माइनस 2। कहने का मतलब क्या है, लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर डायमेंशनली सेम। लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर डायमेंशनली सेम। पहले भी इस तरह का पेयर सब बनाए थे, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट आर डायमेंशनली सेम। यहाँ देखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलते हैं। फिर से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया मेरा बच्चा। अब कहे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो बच्चों, मन में तुम लोग क्या होगा? तो वर्क बाय मास, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वर्क बाय फैक्टर में वर्क बाय चार्ज। अब वर्क का ऐसा यूनिट जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम बोला जाएगा। और इसी का दूसरा इकाई होगा, दूसरी यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के आए 10th में यही, वर्क बाई चार्ज। वर्क का डायमेंशन मेरा बच्चा ml2T माइनस 2, चार्ज का डायमेंशन AT क्या होगा ml2T माइनस 3 A इनवर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी 10th में जो आप पढ़े हैं वो ज़्यादातर आप पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो वो वोल्ट बोले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात की है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन वर्क बाई चार्ज से याद हो जाना चाहिए। वर्क का डायमेंशन ml2T माइनस 2 और चार्ज का AT, तो ml2T माइनस 3 A इनवर्स। बोलते बोलते आपको आदत सी पड़ जाएगी। जूल पर केजी से निकाल सकते हो, जूल पर कूलम से निकाल सकते हो। जूल पर केजी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का होगा वर्क बाई मास। मैं पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला क्या बोला, तो वर्क बाई फैक्टर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल दे तो वर्क बाई मास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दे तो वर्क बाई चार्ज, और मैग्नेटिक पोटेंशियल बोल दे तो आप लोग अपने से बोलो वर्क बाई पोल, मैग्नेटिक पोल। अब मैग्नेटिक पोल का डायमेंशन AL सीखा है। इस लेक्चर के नोट्स को बार बार आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, तब याद हो जाएगा। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करने चले। इसका यूनिट लिखेंगे जूल, एम्पियर इनवर्स, मीटर इनवर्स। वर्क बाय पोल, वर्क के लिए ml2T माइनस 2 और पोल के लिए AL ml2T माइनस 2 A इनवर्स। इतना बोला जाएगा। मैग्नेटिक पोटेंशियल तक हम लोग डालें। अब आगे हम आपको बढ़ाते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, कि नया नया फार्मूला कैसे कैसे क्या लिखाते हैं। चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में मैं सिखाऊंगा कुछ नया नया चीज़। पहले इसको लिख लिया जाए। ये सब टिपिकल रिजल्ट सब है कि लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आर डायमेंशनली सेम। डायमेंशन क्या है, तो L2T माइनस 2। पिछले दिन M1 M2 दो मास, बीच का सेपरेशन R, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोले। F बराबर लिखाए थे G m1 m2 बाई R स्क्वायर, G बराबर FR स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। डायमेंशन लिखना है, यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। पिछले लेक्चर में भी लिखाया गया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। mlt माइनस 2 L स्क्वायर डिस्टेंस स्क्वायर बाई m इंटू m माइनस 1 L3T माइनस 2। इसका वैल्यू लिखवाए थे G बराबर 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11। यूनिट बोलो, तुम लोग खुद बोलोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, केजी माइनस 2। यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है।
वो ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन हमको फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला से मतलब है। अब हम लोग कूलम्स लॉ 12 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। 12 के जो बच्चे अभी मेरे इसको फॉलो कर रहे देख रहे होंगे तो कूलम्स लॉ अभी जस्ट पढ़े हैं आप लोग। तो कूलम्स लॉ और सभी बच्चों को पता है, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, बीच का सेपरेशन R। तो फोर्स जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है वह Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R²। K लिखा जाएगा, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R², 4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। ये फॉर्मूला याद रखो, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R²। यहाँ पर यह फोर्स होगा इन एयर और वैक्यूम और इन फ्री स्पेस बोला जाएगा। किसी दूसरे मीडियम में होगा फोर्स इन मीडियम Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R², एप्सिलॉन R²। ये देखो भाई, अभी नया नया सिंबल मिलेगा आपको। इसको एप्सिलॉन नॉट पर होगे, इसको एप्सिलॉन पर होगे, सिंपली और नॉट लगा दिए, जीरो लगा दिए, है ना। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला जाएगा, अभी लिखने जा रहे हैं। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यह फिर एप्सिलॉन नॉट जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होगा वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। यह सब देखो भाई बच्चों, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का फॉर्मूला क्या मिलेगा तुमको यहाँ से। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई FR²। डायमेंशन हमको चाहिए, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट, दोनों का डायमेंशन सेम। चार्ज है Q1 Q2 80, चार्ज का डायमेंशन 80। 4 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है, नो डायमेंशन, उसको हम लोग हटा देंगे। फोर्स के लिए MLT-2 R² तो L², M-1 L-3 T4, T का पावर 2 ऊपर जाए, T² पहले से तो T4 इंटू A²। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखना सीखे, एप्सिलॉन का डायमेंशन लिखना सीखे। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू याद रखोगे अभी से, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 8.854 इंटू 10 का पावर -12। यूनिट खुद बना दोगे भाई। अभी कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर -2, और इसकी एक स्पेशल इकाई है फैराड पर मीटर। अभी आ रहे हैं आगे फैराड का डायमेंशन लिखना आएंगे, फैराड किसकी इकाई है वो समझाएंगे, लेकिन आपको अभी रटना है एप्सिलॉन 0 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 12 का टॉपिक है, 12 की बात है, लेकिन हमको सिर्फ डायमेंशन से मतलब है। फॉर्मूला याद हो गया, जिस लड़के को F = G M1 M2 R² याद हो गया। M1 M2 के जगह हम लोग Q1 Q2 चार्ज की बात करेंगे, है ना। जब मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो M1 M2 के जगह पोल की बात करेंगे, है ना। तो यहाँ सब 1/4 9 इंटू 10 का पावर 9, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का यूनिट, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसका जस्ट उल्टा। तो ये सब वैल्यू याद रहेगा तो छोटा मोटा सवाल सब अभी से हम लोग क्या करें। अब ज़रूरत पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी इस तरह का डाटा का यूज है। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 सिखाए। कूलम्ब्स लॉ फॉर किसके लिए, यह कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स, फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल। अब पता है आपको, लाइक चार्ज होगा प्लस प्लस होगा रिपेल करेगा, माइनस माइनस होगा रिपेल करेगा, है ना।
प्लस माइनस होगा, अट्रैक्ट करेगा, वो सब आगे जब पढ़ेंगे 12 में तो और डिटेल। हमको यूनिट और डायमेंशन सिखाने का कोशिश करना है, वैल्यू सब याद कराना है अभी से, तो आपको क्या है इतना इसका फ़ायदा क्या मिलेगा सो तो देखेंगे आगे, बहुत मन आपको लगेगा कि अरे यार ये सब तो पढ़ा हुआ है सब। आगे लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए दो पोल के बीच के मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फोर्स में परमिटिविटी टर्म आया, परमिटिविटी वो मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो आगे क्या है सो आगे की बात है, अभी इसमें क्या है उतना पर जोर नहीं देने जा, उसका वैल्यू, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन आपको आना चाहिए, उससे हम लोग काम करेंगे। अब चलिए तीसरा, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, चाहे दो नॉर्थ पोल के बीच का दो साउथ, मैग्नेटिक फोर्स की बात करने चले। फिर से क्या, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स, एक पोल M1 M से लिखा जाता है पोल के लिए, लेकिन M मास के लिए लिखे तो P हम लिख देते हैं, एक P1 और दूसरा P2, बीच का सेपरेशन R। फोर्स का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला μ0/4 पाई P1 P2 बाई R स्क्वायर। P1 इज पोल, P1 एंड P2 आर पोल, P1 एंड P2 आर पोल, स्ट्रेंथ बोले या पोल बोले चलेगा, आर सेपरेशन है। और चला यह किसके लिए है, इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम। एफ मीडियम में μ/4 पाई P1 P2 बाई R स्क्वायर इन अदर मीडियम। मेरा बच्चा μ0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। कुछ बच्चे को क्या पढ़ा रहे होंगे सर, क्या पढ़ा रहे हैं यार, कुछ नहीं, जो आपको लिखा जा रहा है फोर्स आता है MLT-2, पोल में रटा चुका हूँ AL, R डिस्टेंस है, तो ये तो भैया निकल ही नहीं जाएगा, तो घबराने से नहीं होगा, उसको बार बार बोलना है, बार बार याद करना है और बढ़ते चलना है। तो μ0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा, है ना, इसकी वैल्यू होगी, आगे लिखते हैं, लेकिन म्यू इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। यह अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होगा, लेकिन यह कांस्टेंट होगा। वैल्यू ऑफ μ0/4 पाई 10⁻⁻7 हेनरी। अब नया नया यूनिट आएगा, हेनरी इंडक्टेंस के लिए यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। अभी जस्ट हम सारा रिपीट कर मतलब लिखाने जा रहे हैं आपको। 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और भी यूनिट होगी इसका, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, T फॉर टेस्ला, M फॉर मीटर, एम्पियर इनवर्स। और टेस्ला को मैं लिखाया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा, वेबर भी लिखेंगे। अब वेबर किसकी इकाई होगी, तो आगे अभी हम लिखाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे, अब फील्ड इनटू एरिया बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का स्पेशल यूनिट टेस्ला, मेरा सिंबल होता है टसला। टसला बोलते हैं, घरेलू बर्तन है का हांडी होता है एल्युमिनियम का, जिसमें हम लोग पहले बनता था, अब तो कुकर और स्टील का डब्बा थी टोप का इस्तेमाल होता है, लेकिन टेस्ला याद होना चाहिए, टेस्ला बोलते हैं, टेस्ला साइंटिस्ट का नाम है। तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स और वेबर एम्पियर इंटू मीटर,
सब डायमेंशन लिखना है हमको अभी जस्ट। तो म्यू 0/4 पाई जान गए हम लोग। अब फार्मूला लिख दो। हेयर म्यू 0 और म्यू का फॉर्मूला 4 पाई FR² बाई P1 P2। डायमेंशन ऑफ म्यू 0 और म्यू बोले तो परमिएबिलिटी, वो 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू का। फोर्स का डायमेंशन आता है MLT-2 R² L²। पोल के लिए AL बोलोगे क्या हो जाएगा बच्चों, L² कैंसिल, MLT-2 A इनवर्स, फिर से L2 कैंसिल, L² और MLT-2 और A-2 A², ये होगा बच्चों। तो ये डायमेंशन निकालना सिखाए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पहले भी बताए थे। अब परमिएबिलिटी का जान गए, परमिटिविटी का जान गए। परमिटिविटी के लिए सिंबल लिखे इप्सिलॉन, अब परमिएबिलिटी के लिए म्यू बोलते हैं। तो इतना बात इसको जाने और वैल्यू सबको याद करने का कोशिश करें। हेनरी लिखाए हैं, आगे बोलने भी जा रहे हैं इंडक्टेंस के लिए। फैराड लिखाए हैं कैपेसिटेंस के लिए, फैराड पर मीटर बोले हैं अभी इप्सिलॉन नॉट का यूनिट। तो इतना ये सब फार्मूला याद रखो। तो आज नया नया डायमेंशन सीख रहे हो मेरे बच्चा। तुमने सीखा ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स बाई मास, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स बाय पोल। मैग्नेटिक फील्ड का स्पेशल यूनिट टेस्ला बताए। फोर्स बाय पोल के आधार पर न्यूटन बाय एम्पियर इंटू मीटर, पोल के लिए एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स। टेस्ला बताए, एक टेस्ला 10⁴ गॉस बताई, वो कन्वर्सन सब याद रखना। अब नया नया यूनिट सीखना है, नई मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग टेस्ला देखे है ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और उसी में हमने आपको सिखाया वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो अलग अलग टर्म सबका यूनिट और डायमेंशन सिखा रहे हैं, नया नया चीज़ का। एक चार्ट बनाएंगे, सारा पढ़ा लेते हैं तो पहले उसको सबको एक्टिव चार्ट में बना देंगे तो सारा एक साथ याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग थोड़ा। अब चार्ट बताने जा रहे हैं। मैं तुमको अभी जस्ट बताया कई तरह का फील्ड होगा, 3 तरह का फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कई तरह का फैक्टर, 3 तरह का, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मास, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पोल। 3 तरह का कांस्टेंट बोला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कांस्टेंट इप्सिलॉन 0 और इप्सिलॉन की बात किए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू 0 फ्री स्पेस के लिए और म्यू किसी मीडियम के लिए। परमिएबिलिटी बोलेंगे। तो सारा हम एक चार्ट में बताने जा रहे हैं आप। तो पहले तो मैं चार्ट में क्या लिखूँगा, पहले फील्ड, दूसरा मैं बोलूँ फैक्टर, तीसरा मैं बोला कांस्टेंट, यहाँ दे दे टाइप्स ऑफ फील्ड। फील्ड का फॉर्मूला रटाया फोर्स बाय फैक्टर। पोटेंशियल बोला वर्क बाय फैक्टर। फ्लक्स बोलूँगा फील्ड इनटू एरिया। डाइपोल मोमेंट, फैक्टर बुने सेपरेशन, सेपरेशन बोले तो डिस्टेंस। अभी पहले फील्ड की बात करें, एक फील्ड पहले मैं बोलूं
ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए फैक्टर क्या, तो मास कांस्टेंट के जगह जी लिखे, फॉर्मूला याद कराए, Fr²/m1 × m2। वैल्यूज ऑफ जी याद है, जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ए फील्ड तो ग्रेविटेशनल फील्ड सब लिखा हुआ है ऊपर में। ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स बाय मास, मैं यूनिट बोला तो न्यूटन पर केजी, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन और मास के लिए केजी। डायमेंशन तो लिख ही दोगे। पोटेंशियल, कौन पोटेंशियल मेरा बच्चा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क बाय मास, वर्क का डायमेंशन आता है, मास का आता है। इसका स्पेशल क्या, सिंपल यूनिट जूल पर केजी, वर्क जूल मास केजी। इसका कोई फ्लक्स होता नहीं है, लेकिन अगर कभी ग्रेविटेशनल फ्लक्स आएगा फिजिक्स में तो उसका फॉर्मूला होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू एरिया। इसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है ग्रेविटेशन के केस में, लेकिन अगर आएगा कभी भविष्य में तो क्या होगा, मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस। इसमें हम देखते हैं और कुछ, लेकिन पहले इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए फैक्टर में चार्ज के लिए Q और AT ज़्यादा इस्तेमाल किसका होगा, AT का। IT भी लिखा जाता है, चार्ज का डायमेंशन AT। यहाँ के लिए कांस्टेंट के लिए ε0 और ε लिखना सिखाए थे, इसको परमिटिविटी बोलना सिखाए, है ना। ε0 और ε नाम लिखाए हुए पहले। क्या होगा, Q1 Q2/4 पाई Fr²। ε0 का वैल्यू याद है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और फैराड पर मीटर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फोर्स बाय चार्ज न्यूटन पर कूलम, दूसरी इकाई वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो बच्चों, वर्क बाय फैक्टर, वर्क बाय मास इसमें था, इसमें वर्क बाय चार्ज जूल पर कूलम, और इसी का दूसरा यूनिट वोल्ट बोला। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इसका यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तुमको पता हो गया, न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, और दूसरी इकाई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो वोल्ट इंटू मीटर होगा। अब कितना सीख पाओगे, कोई घबराहट की बात नहीं है, सीख पाए बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस करते रहें, नहीं फिर प्रैक्टिस कीजिए दोबारा तिबारा, और जब पढ़ेंगे 12 में तो और फार्मूला सब जब यूज करना सीखेंगे तो ये सब याद रहेगा। लेकिन अभी मेरा कोशिश है क्या, अभी से आप इस तरह के फार्मूला को बिना हम लोग सवालों में यूज किए हुए डायमेंशन केवल हम लोग लिखना सीखें, यूनिट लिखना सीख जाए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, फ्लक्स बराबर फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फैक्टर बोले तो चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज के लिए डायमेंशन क्या होगा, AT, सेपरेशन के लिए L, तो ATL हो जाएगा इसका डायमेंशन। अगर चाहे तो लिख सकते हैं आप अपना यहाँ पर, चार्ज इनटू सेपरेशन, कूलम इनटू मीटर।
इट्स अदर यूनिट इज dy बोलेंगे, 1 dy बराबर, अब तुम कल ऑब्जेक्टिव इतना ही हो गया कि dy इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 1/3 इंटू 10 का पावर -29 कूलम मीटर। इसी को काट कुट कर दे 3.3 इंटू 10 का पावर -30 कूलम मीटर। अब कुछ करो, यहाँ तक सीखे। और उसके बाद तीसरा फील्ड कौन था बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। सजा के लिख देना है थोड़ा बढ़िया सा, है ना। आपके घर में कैलेंडर होगा, कैलेंडर के पीछे वो बहुत सारा कैलेंडर ऐसा होता है जिसके पीछे वाइट पूरा होगा, चाहे अलग से कार्डबोर्ड पर आप इसको लिखकर अपने रूम में क्या कर सकते हैं, स्टडी रूम में चिपका सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसका फैक्टर हो गया पोल चार्ज इंटू वेलोसिटी, करंट इंटू लेंथ। इसका पोल स्ट्रेंथ बोले, पोल स्ट्रेंथ लिख देते हैं। इसका डायमेंशन AL लिखना सीखा है। इसमें कांस्टेंट के जगह μ0 और म्यू बोले, परमिटिविटी। अब हिंदी तो बोलेंगे तो इसको बोलेंगे चुंबकशीलता। जिस मीडियम की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा फोर्स होगा दोनों पोल के बीच में मैग्नेटिक फोर्स का, और इसमें जस्ट उल्टा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच का घटेगा। तो परमिटिव, इसकी हिंदी बोलेंगे परावैधुता, इसकी बोलेंगे चुंबकशीलता। अभी इस हिंदी वर्ड से अब क्या फ़ायदा होगा नहीं होगा, आप μ0 और म्यू, इसका फॉर्मूला बताए 4πFr² P1 P2। P1 बोले तो पोल, P2 भी बोले तो पोल, और इस तरह का वैल्यू μ0 का वैल्यू ही रटाए थे। μ0/4π का वैल्यू 10 का पावर -7 था, 4π इंटू 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर। और भी लिखा है ना, वो अपना करते रहे। μ0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बाई पोल, इसका स्पेशल यूनिट सब सिखाए, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन, एम्पियर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, 1 टेस्ला 10 का पावर 4 गॉस। इसका और भी नाम होता है यार मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक इंडक्शन फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड तो हो ही गया, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, तो हम अलग से नाम लिख देते हैं फिर से। इलेक्ट्रिक, तो यहाँ मैग्नेटिक पोटेंशियल, वर्क बाई पोल, जूल, एम्पियर इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स। अब सबका डायमेंशन का आराम से आप लिख सकते हैं। वर्क का डायमेंशन mL/T-2, पोल का AL होता है बच्चों, तो इस तरह से आप कर लेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड गुने एरिया, यूनिट हो जाएगा स्पेशल यूनिट वेबर, और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट होगा वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। और भी लिख दें हम फाई बराबर LI, हेनरी इंटू एम्पियर। और दिखाएंगे बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, है ना। वोल्ट इंटू सेकेंड भी बोला जाएगा। वोल्ट इंटू सेकेंड, जो जैसे आएगा हम बोलते चले जाएंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पोल इंटू सेपरेशन, पोल के लिए एम्पियर इंटू मीटर,
और सेपरेशन के लिए मीटर तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। इसका डायमेंशन बोले तो AL स्क्वायर होगा, AL × L, AL स्क्वायर। तो इस तरह का डायमेंशन सब चार्ट बनाकर हम लोग क्या कर लेंगे, याद करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जितना भी है सब, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस तरह का चार्ट कंप्लीट करना है। तो बड़ा सिस्टम में इसको लिखिए और क्या क्या हम समझाएं, तब इससे और फार्मूला हम आपको निकालने जा रहे हैं। आगे हम आएंगे तो उस पर फिर फिलअप कर देंगे, उसको भरवा देंगे। आपको चार्ट में जगह बना रहना चाहिए आपके। चला जाए आगे। अब हम 3 स्पेशल फार्मूला बताने जा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट ओम पर के आए हो। रेजिस्टेंस का उल्टा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी पढ़ के आए हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में 10th का बोला था, पढ़ के आना। और उसी तरह कैपेसिटेंस और कैपेसिटी दूसरा, और तीसरा इंडक्टेंस। तो 3 तरह का हम लोग एलिमेंट्स का बात करेंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो देखो क्या है, हम वो 3 फार्मूला, ओम्स लॉ पता है सबको, V = IR। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, R रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालने चले हैं, हम कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालने चाहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, और इंडक्टेंस का फार्मूला, और उस सबको रटेंगे तो आपको एडवांटेज मिलता चला जाएगा। तो हम इसको पहले चार्ट को आपको क्या कर ले, अब मिटा लें। आप अपना चार्ट कंप्लीट करते रहेंगे, फिर से मिटा। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ओम्स लॉ की बात करते हैं। रेजिस्टेंस को R से लिखते हो बाबू, इसका ऐसा यूनिट ओम बोलते हो। सिंबल इसको ओमेगा बोले, कैपिटल ओमेगा, ओम। रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल, एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई करंट। V = IR, V = IR, ओम्स लॉ है। V = IR, तो R = V/I। V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ जो भी पोटेंशियल अभी आएगा, अभी जो फार्मूला, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात ही होगी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा हुआ है वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज। अब डायमेंशन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वर्क बाई चार्ज, तुमको पता है, ml2 T-3 A-1, करंट का A, ml2 T-3 A-2। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फार्मूला मिल गया। जिस बच्चे को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पता चल गया, कंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करोगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, M-1 L-2 T3 A-2। सॉरी, यहाँ A-2 होगा तो यहाँ A+2 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमको पता है अभी जस्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क बाई चार्ज, वर्क का ml2 T-2, चार्ज का AT, ml2 T-3 A-1, वही लिखा है ml2 T-3 A-1। वो करते रहना है आपको प्रैक्टिस, और बोलते रहना है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का हो गया। रेजिस्टिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, नया नया वर्ड सीखना है। आप 10th में पढ़े रहे हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट तुम पढ़े हो ओम × मीटर, रेजिस्टेंस × लेंथ। रेजिस्टेंस का डायमेंशन आता है मेरा बच्चा, उसको L से मल्टीप्लाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा,
ML3 हो जाएगा I इंटू टी माइनस 3 A माइनस 2 जो है रेजिस्टेंस है ना ओम, और उसको लेंथ से गुना कर दिए ओम मीटर। कंडक्ट है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोले, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोले हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोले, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल आप लोग पढ़े होइएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो से लिखा जाता है। कंडक्टिविटी तो 1 रेजिस्टिविटी, तुरंत इसको उल्टा कर देंगे M-1 L-3 T3 A²। इस तरह से आपको सीखना है। या रेजिस्टेंस से हम लोग निकाले, हमको रेजिस्टेंस से मतलब था अभी, है ना। रेजिस्टेंस बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई करंट याद रखना चाहिए। हम लोग सिंपली पोटेंशियल बाई करंट भी बोल सकते हैं, और मन में रखेंगे कि अभी जो भी चर्चा हम कर रहे हैं, चाहे आप लिखेंगे, वह इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल में छुपा हुआ वर्ड हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वर्क बाई चार्ज। चलिए अब आगे हम दिखाने जा रहे हैं 2 और फार्मूला। आज का लेक्चर वहीं पर एंड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा दोनों फार्मूला बताने के बाद, और तब अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन सिखाएंगे कि कैसे फटाफट सवाल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब नया फार्मूला, कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। सी से लिखते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर बोलते हैं, फैन सब में लगा रहता है ना, कंडेंसर है, तो उसके कैपेसिटेंस का यूनिट होता है कैपेसिटी, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस 12 का एक चैप्टर होगा कैपेसिटर, तो उसमें जब पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज बाई पोटेंशियल। कौन पोटेंशियल मेरे बच्चों, तो अभी मैं बार बार बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन याद रखना चार्ज बाई पोटेंशियल। कैपेसिटी को सी से सिंबल दिए, और इसका स्पेशल यूनिट फैराड, एफ से लिखे फैराड को, और कूलम पर वोल्ट भी बोला जा सकता है, और कूलम पर वोल्ट। अब डायमेंशन तो तुम लिख ही दोगे भाई, चार्ज का डायमेंशन 80, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सीखा है वर्क बाई चार्ज, वर्क के लिए ML2 T-2, चार्ज के लिए 80, तो ML2 T-3 A-2, वर्क बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा है, जस्ट 80 से डिवाइड करो या ML2 T-2 को, तो इतना मिलेगा। इसको ऊपर ले जाओ, M-1 L-2 T4 A², या कैपेसिटेंस का यूनिट मिला। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद रखना, चार्ज बाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या चार्ज बाई पोटेंशियल। इसकी स्पेशल यूनिट क्या है, फैराड। फैराड पर मीटर में ε0 में दिखा रहा था। और तीसरा है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बोले या म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस के लिए अपने लोग सिंबल एल, लेंथ के लिए एल लिखे, और फंडामेंटल में तो वही होगा, लेकिन इंडक्टेंस के लिए भी सिंबल एल ही है। इंडक्टेंस इसकी यूनिट होती है हेनरी, हेनरी पर मीटर। देखिए μ0 का यूनिट हेनरी, और फॉर्मूला भी जस्ट दिखाते हैं। इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल, कौन पोटेंशियल बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इनटू टाइम बाई करंट। और भी कहीं सब लाएंगे पोटेंशियल, और यूनिट क्या बोलोगे इंडक्टेंस का, वोल्ट इनटू सेकेंड एम्पियर इनवर्स। अब वोल्ट बाई एम्पियर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बराबर पोटेंशियल बाई करंट, तो इसको ओम इनटू सेकेंड भी बोला जा सकता है। और भी कहीं लाएंगे, है ना, फाई बराबर LI, जब देखेंगे फाई फ्लक्स होता है तो इसको वेबर पर एम्पियर, नया नया यूनिट सब देखोगे यार, तो इतनी बात सीख लिए। अब सब का डायमेंशन अभी तुरंत, पोटेंशियल
इंटू टाइम बाई करंट। पोटेंशियल के लिए ml2 t-3 A इनवर्स, टाइम के लिए t और करंट के लिए A, क्या होगा ml2 t-2 A-2। इसका और भी यूनिट इसी पर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। अगले क्लास में और हम सिखाएंगे, अगले लेक्चर में मेरे बच्चों। पहले इतना को घर पर से कंप्लीट करके, घर पर ही कंप्लीट करके रहना है, और लेक्चर सामने में देखोगे तो और समझ में आएगा अगला लेक्चर। और तब सवाल आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल भी उठा सकते हो इस चैप्टर के लिए, अभी इस टॉपिक में, और तब हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या पता चलेगा इसका क्या यूज़ होगा, हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो डायमेंशन लिखना सिखा चुके हैं मेरे बच्चों। आज के डायमेंशन में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ की बात सीखा है, जिसमें करंट आया है आपको, और नया नया कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी, सब वर्ड सब जाने। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे। थर्मल रेजिस्टिविटी अलग होगा, थर्मल रेजिस्टेंस अलग होगा, थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगा। उसका भी मैं कोशिश करूँगा, इस अगले लेक्चर सब में हम बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन पहले इस चार्ट को कंप्लीट करना। अगले क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चार्ट बताएंगे, है ना। 12 का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन अभी से थोड़ा थोड़ा याद कराते चलेंगे हम, और उसका डायमेंशन में क्या यूज होगा सो समझना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है बच्चों, और पिछले पढ़ाई को रिवाइज करते रहिएगा, है ना। मैं बार बार हर लेक्चर के लास्ट में बोलता हूँ कि मैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, मेज़रमेंट ऑफ मास, मेज़रमेंट ऑफ टाइम मैं बोलता हूँ। आप घर पर खुद भी पढ़ सकते हो, मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा उसको लिखाऊँगा तो कम समझा दूँगा केवल, है ना। क्लासिकल चीज़ सब है, तो उसको हम अगले क्लास सब में देखेंगे, अगले लेक्चर सब में देखेंगे उसको। ठीक है बच्चों, घर पर रह के पढ़ाई करेंगे, है ना। लॉकडाउन में कहीं निकलने का नहीं बिना मतलब का।